राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी आपने एक आपदा देखी, कोरोना की आपदा, ठीक है, कोविड का जो काल गया, इससे बड़ा काल आपने, इससे बड़ी आपदा हो सकती, मेरे को लगता है कि आप में से मैक्सिमम में किसी ने नहीं देखी होगी। और इस टाइम जिस जिसकी चीजें, इस टाइम आपने बार बार नाम सुना होगा, एनडीएमए एनडीएमए एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, है ना, इस तरीके के बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है, किस तरीके से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि इसका रीजन ये है, ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसका ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का एक वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पर, जिसमें मैंने पूरे एनडीएमए को, स्टेट वाले को और डिस्ट्रिक्ट वाले को, सभी अथॉरिटीज को डिटेल से डिस्कस किया है। यहां पर भी थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लेंगे क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं भारत में और अभी भी हैं, अभी भी कोविड का दौर उस पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, ये आपदा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है अभी भी। ठीक है, तो इसमें लेकर के इनकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां से सवाल आने की संभावना रहती ही रहती है, और संभावना क्या, सवाल आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, भारत सरकार ने जो है ना आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया। ठीक है, तब गुजरात में भूकंप के बाद 2001 में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस चीज को छोड़िए, सिंपल सी चीजों में, सिंपल सी बातों में समझिए। 2004 में जब सुनामी आई, तब तक भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर के बहुत ही लचर किस्म का रवैया था। ठीक है, आपदा में केवल 2-3 चीजों को ही आपदा के अंतर्गत माना जाता था। पहले क्या माना जाता था, 2005 में इसकी स्थापना की गई ना, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था वो 2005 में बना था। इससे पहले क्या होता था कि केवल आपदाओं में हम 3 चीजों को ही आपदा मानते थे, 3 प्रकार की ही आपदाएं को हम स्वीकृति देते थे और हमारा ध्यान भी उन्हीं पर ही होता था। कौन कौन सी बोलते थे, उनमें से जो पहला है, अगर आप देखोगे तो हम कहते थे कि हाँ भाई जो सूखा है, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि बाढ़ अगर आ गई तो हम मानते थे कि यार ये एक आपदा है। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो उन दंगों को आपदा माना जाता था। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत में केवल कहा जाता था कि 3 ही डिजास्टर हैं और ऐसे में इन तीनों की संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी थे, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था, जो इनसे संबंधित थे वही इनका मैनेजमेंट भी, आपदा प्रबंधन भी देखते थे। कोई पॉलिसी नहीं थी कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। आज के टाइम में आप आपदा प्रबंधन देखते हैं, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ाया है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के एक मैराथन सेशन भी जल्दी लूंगा मैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो जब आप वहां पर देखते हैं तो आप देखोगे उसमें दुनिया भर की आपदाएं, भूस्खलन, हिमस्खलन, है ना, बादल का फट जाना, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, है ना, कई तरीके की आपने वो देखी, दायरा बहुत ज्यादा है आपदाओं का। अब ये तो वो हो गई जो है प्राकृतिक है, और भी तो आपदाएं होती हैं, कहीं आग लग गई, आपदा ही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कहीं रासायनिक विकिरण, सॉरी परमाणु विकिरण निकल गया, कोई परमाणु रिएक्टर से परमाणु विकिरण रिसाव होने लग गया, आपदा, उससे बड़ी क्या आपदा होगी। केमिकल, भोपाल के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो उससे बड़ी आपदा क्या थी, कितनी बड़ी आपदा थी। ठीक है, बायोलॉजिकली आप देखोगे कोरोना, इससे बड़ी क्या आपदा रहेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपदा के ही प्रकार है, लेकिन भारत की सरकार उस टाइम आपदा को सीरियसली लेती नहीं थी। हमें लगता था क्या आपदा यार, क्या आपदा है, नहीं, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी इतनी सीरियसनेस उस टाइम तक थी नहीं, धीरे धीरे आने लगी थी। 1990 के दशक में ही सीरियसनेस लोगों ने स्टार्ट किया था, वो विश्व में भी, तो भारत भी धीरे धीरे उसी ढर्रे पर चल रहा था। लेकिन भारत को समझ में तब आया जब गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आए,
भूकंप को भी भाई हमने आपदा नहीं बना रखा था, सोचो भूकंप भी तो भूल गया था मैं तो आपको बताना। और उसके बाद भी रही सही कसर पूरी कर दी 2004 में जो सुनामी आई, और उस सुनामी ने जो बर्बाद किया, तहस नहस किया सब कुछ। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में जब पढ़ते थे तब हमने खबरें सुनी और हम टीवी पर उसकी कुछ फोटोज वीडियो देखे तो हम दहल गए थे कि कैसे कितनी खतरनाक सुनामी आई। पूरा विश्व जो है ना दहल गया था उस सुनामी से। तब भारत सरकार को ये अकल आई, ये ठिकाना समझ में आया कि भाई आपदा डिजास्टर एक अलग विषय है, और डिजास्टर मैनेजमेंट करना भी एक विशेष विशेष सब्जेक्ट है। इसको ऐसे ही हल्के में लेकर के नहीं चल सकते, सीरियसली लेकर के चलना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो उस टाइम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है वो बनाया गया। ठीक है, अब उस एक्ट को बनाया गया तो उस एक्ट के अंतर्गत एक तो आपदाओं की दायरा जो है ना वो विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, तो हमारी एक तो नई और पुरानी नीति में अंतर आया। जो पुरानी नीति थी, एक तो पुरानी नीति थी हमारी आपदा को लेकर के, और एक 2005 के बाद हमारी एकदम बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बना, नई नीति बनी। नई नीति बनी। पुरानी नीति में जो है अगर हम बात करें तो केवल 3 आपदा थी, केवल 3 आपदा थी, जो मैंने आपको अभी बताया, सूखा, बाढ़, हिंदू मुस्लिम दंगे। नई वाली पॉलिसी में आप देखोगे तो आपदाओं की संख्या बढ़ा दी गई, आपदाओं के प्रकार के सभी प्रकार इसमें शामिल किए गए, सभी प्रकार इसमें शामिल कर लिए गए, दुनिया भर की आपदाएं शामिल होगी। पुरानी वाली नीति का जो मेन काम था ना, जो मेन मुद्दा था, वो था राहत और पुनर्वास, केवल कि राहत एवं पुनर्वास हो बस। यानी कि भैया वो इंतजार करते थे कि आपदा आए, उसके बाद हम मदद पहुंचाएंगे और उनको दोबारा से एस्टेब्लिश होने में हेल्प करेंगे। नई नीति का जोर जो है ना वो 3 चरणों पर रहा। आपदा पूर्व भी, आपदा पूर्व की तैयारी, ठीक है, आपदा के दौरान की तैयारी, ठीक है, और आपदा के पश्चात की तैयारी, आपदा के बाद पश्चात तैयारी। तो इसने एक तरीके से जो नई 2005 का जो एक्ट बना, उसके बाद भारत में आपदाओं को एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चरल वे में और बहुत ही गहनता के साथ ये चीजें की। 2005 के एक्ट के से आप देखोगे 2006 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया एनडीएमए को, और इसमें केवल एनडीएमए ही नहीं है, और भी कई सारी संस्थाएं बनाई गई, जैसे एनआईडीएम, ये रिसर्च का काम करती है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपदा के संदर्भ में, एनडीआरएफ, ठीक है, ये बचाव, बचाव, ठीक है, सहायता, इसमें हेल्प करते हैं। जब आपने वो देखा होगा बहुत ज्यादा कहीं डिजास्टर आ गई तो ऑरेंज कपड़े पहने हुए और कुछ पीली पट्टी लगाए हुए और पीछे एनडीआरएफ लिखे हुए लोग आते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी निकासी करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कहीं बिल्डिंग गिर गई तो दबे हुए को निकालते हैं, ठीक है, अगर कहीं बाढ़ आ गई तो बोट का इंतजाम करके बाढ़ में फंसे हुए पीड़ित उनको बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। तो बचाव और सहायता के लिए स्पेशलाइज्ड एक एनडीआरएफ, एक बल तैयार कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले ऐसा कोई बल नहीं था कि जो केवल आपदाओं से बचाव में आपकी हेल्प करे। तो डिपेंड रहना पड़ता था कभी कि यार तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अरे एक काम करो पुलिस वाले भी आ जाओ, अरे एक काम करो तुम भी आ जाओ, पैरामिलिट्री को भी भेज दो, इसको भी भेज दो, बचाव चाहिए, बाढ़ आ गई है, बचाओ बचाओ। कोई प्रॉपर तरीका था ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि एनडीआरएफ एक अलग से बल भी बना दिया गया, अब इस एनडीआरएफ के लिए अलग से भर्ती नहीं होती। जो हमारे जो सीएपीएफ है, जानते हैं आप, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, ये राज्य की जो पुलिस हो गई, वो हमारी मिलिट्री सर्विसेज हो गई वो। तो इसके अंदर क्या है कि जो सीएपीएफ की जो कुछ बटालियंस को एनडीआरएफ का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे सीआरपीएफ की शायद 3 है कि 4 बटालियन है, उनको एनडीआरएफ का दर्जा दिया, उनका काम है आपदा का समय बचाव करना। ऐसे ही आईटीबीपी में भी, ऐसे ही आप देखोगे सीआईएसएफ में भी। ठीक है, और इनमें से कई सारे स्पेशलाइज बल ऐसे हैं जिनके पास अपनी फायर ब्रिगेड भी है, जैसे सीआईएसएफ के पास फायर ब्रिगेड का दस्ता है उनके पास। ठीक है, तो वो अलग अलग स्थलों पर, अलग अलग जगहों पर आपदा प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
तो अब आपको इंतजार नहीं करना कि यार कि आपके डिजास्टर आ गई तो फिर आपको बचाने के लिए कोई इंतजार करेंगे, पता नहीं किससे मदद ले किससे ना ले। एनडीआरएफ तुरंत पहुंचती है, एकदम तुरंत पहुंच करके हेल्प करना स्टार्ट करती है। ऐसे ही कोई आपदाओं से बचाव के लिए एनआईडीएम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो ट्रेनिंग देता है पूरे नेशनल और स्टेट लेवल के सब लोगों को। रिसर्च को और ज्यादा ग्रोथ कराता है, रिसर्च को बढ़ाता है कि भाई आपदा आने से पहले ही हम कैसे और ज्यादा उसके बारे में पता करें ताकि उसका कम से कम नुकसान हो सके। ठीक है, अपनी तकनीकों को और ज्यादा कैसे बेटर कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये बदलाव आपको देखने को मिले। और भारत में पूरे के पूरे आपदा प्रबंधन को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। कमेंट में लिखो सारे के सारे लोग एनडीएमए के बारे में फुल फॉर्म। आप लोग यार एक तो आंसर नहीं देते, कमेंट में आंसर देते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ। ये जरूर है कि अब क्लास जैसे अभी प्रीमियर हो रही है, लाइव नहीं है, लेकिन जब आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं ना, तो मैं जब बाद में देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि यार मेरे कौन कौन से दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने रिप्लाई किया। ठीक है, जिन्होंने दिया आंसर दिया, तो मेरे को पता चलता है कि कौन कौन ऐसे हैं जो सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए, ये सारा का सारा काम जो है करता है। अब आपके सामने एक बैकग्राउंड आ गया कि किस तरीके से भारत में ये एनडीएमए की स्थापना की गई। पहले इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं था, और अब आप एक बेसिक सी चीजें इसके बारे में समझते हैं। अब आपको आगे चीजें समझने में इजी रहेगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, 2005 में है ना, अब आपको एक और सरप्राइजिंग सी चीज बताता हूं, एक मजेदार चीज है। 2005 में एक्ट तो आ गया, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ तो गया, लेकिन जो एनडीएमए की स्थापना की गई, जो संस्था बनाई गई, प्राधिकरण, वो उस एक्ट के तहत नहीं बनाया गया था 2005 में। उसकी स्थापना तो 2005 में की गई थी, बनाया 2005 में गया था, लेकिन उस टाइम भारत सरकार के कार्यकारी आदेश से इसकी स्थापना की गई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से की गई थी, यानी कि संविधिक दर्जा नहीं था। लेकिन बाद में समझ में आया कि यार ये तो ऐसी संस्था है, इसको तो स्टैट्यूटरी स्टेटस होना है तभी काम करेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2006 में उसको उस एनडीएमए एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित किया, और तब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, यानी कि अब ये संविधिक निकाय जो है। ठीक है, अब एनडीएमए का अध्यक्ष जो है और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, एक अध्यक्ष और 9 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अब कहोगे अध्यक्ष कौन? अब भैया आपदा का मामला इतना ज्यादा था कि इस मामले में आप किसी का इंतजार कर ही नहीं सकते, या किसी से परमिशन लेने का, आज्ञा लेने का इंतजार नहीं कर सकते। ये तो ऐसा मामला है जिसमें डायरेक्ट सरकार का इंटरफेरेंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि आपदा से तो तुरंत बचाव चाहिए ना मेरे दोस्त, इंतजार नहीं कर सकते ना। एक एक क्षण कीमती होता है, आपदा के बाद एक एक सेकंड कीमती होती है लाइफ, जिंदगी बचाने के लिए। तो ये महसूस किया गया कि यार भारत की जो सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी है, सबसे पावरफुल पोस्ट है, उसको इसका हेड बनाओ, डायरेक्ट हेड। ऐसा भी नहीं कि वो एम ही रहे कि बस किसी और को सौंप दे, एक्टिवली भी पार्टिसिपेट करे। तो प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। इसीलिए आप देखना इस टाइम जब भी कोरोना हुआ, ये आपदा की समय आई, आपदा का जो समय आया, उस आपदा के समय में जब भी लॉकडाउन लगा, जो भी घोषणाएं हुई, तो सारी घोषणाएं, लॉकडाउन लगाने की घोषणाएं, है ना, कई सारी चीजें आप देखोगे किसने की, प्रधानमंत्री ने की। खूब हर जगह से अलग अलग वहां पर घोषणाएं की। लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, ऐसे फालतू में ड्रामे कर रहे हैं। वो उस टाइम ड्यूटी निभा रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होने की, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है भारत को आपदाओं से सॉरी बहुत ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस चल रही है कई दिन से, तो गला एकदम ऐसे हो जाता है, जैसे गड़बड़ा जाता है गला। तो उसके अध्यक्ष होने के नाते भारत को आपदाओं से बचाने और आपदा के बाद मदद करने में सबसे प्रमुख भूमिका इन्हीं की है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं।
ठीक है, हेड है ये, ठीक। तो इसलिए कि आपने देखा जितने भी खबरें आई उसमें हर किसी में प्रधानमंत्री का रोल रहा। आपने न्यूज टीवी में देखा कि प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी कोरोना को लेकर के। क्यों करी प्रधानमंत्री ने? क्योंकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, हेड है, अध्यक्ष है इस प्राधिकरण के, पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाकी के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं, यानी प्रधानमंत्री उनको नामित करते हैं और उन्हीं में से किसी एक को उपाध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं, पीएम, ठीक है। उपाध्यक्ष जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का जो है वो दर्जा दिया जाता है, बाकियों को राज्य मंत्री के समकक्ष का दर्जा दिया जाता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब इनको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जा रहा है, इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण पद होगा उनका, कितना महत्वपूर्ण उनका काम होगा, कितनी भूमिकाएं उनसे अपेक्षित होंगी। अब इसके प्रमुख प्रमुख कार्य देख लीजिए। प्रमुख कार्य की अगर हम बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन की जो नीतियां हैं, ठीक है, उन नीतियों को तैयार करना इसका काम होता है, ठीक है। पूरे भारत के लिए कि एक स्ट्रक्चर, एक मानक वो बनाता है, ठीक है। एक हर तरीके की कि भाई सुनामी आई तो क्या करना चाहिए, ठीक है, वो मानक बना देता है। जैसे मान लेते हैं कि वो उसके लिए बाढ़ के लिए एक मानक तैयार किया कि बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा के पश्चात, ये तीनों तरीके के कदम कुछ मानक तैयार कर देगा कि भाई देखो नदियों में गाद ना जमा होने दी जाए, नदियों को बाढ़ का एक्सेस पानी निकालने के लिए नदियों के साथ साथ कुछ नहरों की खुदाई कर दी जाए जो अन्य क्षेत्रों में उस पानी को लेकर के चले जाएं, शहरों का, गांवों का सीवरेज सिस्टम बढ़िया सुधार दिया जाए, ठीक है। आपदा के बाद उन क्षेत्रों में, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था की जाए, है ना, खाने की, दवाइयों की व्यवस्था की जाए, है ना, घरों को ऊंचाई पर बनाया जाए। कोई एक ऐसी जगह जरूर रखी जाए जहां पर सुरक्षित समय जरूरत पड़ने पर वहां पर कैंप लगा करके सब लोगों को, प्रभावितों को, पीड़ितों को रखा जा सके।